अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते बाजार का क्या रहा हाल। अब सोमवार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ शो में खास मेहमान शामिल हो रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बात। वरुण से हम जानेंगे इस हफ्ते बाजार का हाल कैसा रहा और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में इतनी गिरावट क्यों नजर आ रही है। देवांशी हमें बताएंगी ये। जाने माने इन्वेस्टर क्रिस वुड का भारत पर क्या नजरिया है ये भी जानेंगे कुशल से। साथ ही कुशल हमें अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स भी बताएंगे। बातचीत हम शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के कारोबार पर कैसा रहा। तो बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स की सबसे पहले बात करते हैं। 150 अंक गिरकर 58,644 के स्तर पर यह बंद हुआ। निफ्टी हमने देखा 44 अंक टूटकर 17,516 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई और यह 38,789 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या हमें डेटा सामने दिख रहा है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 2,268 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज 622 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो बजट का हफ्ता और बजट के इस हफ्ते और हफ्ते के आखिरी दिन बाजार की चाल के मायने, कहां पर कमजोरी रही, कहां पर हमें मजबूती देखने को मिली, ये पूरी जानकारी हमारे सहयोगी वरुण दुबे से लेते हैं। वरुण जरा बताएं बजट का हफ्ता कैसा रहा। देखिए इस हफ्ते मार्केट में काफ़ी ज़ोरदार एक्शन देखने मिला क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनका असर हुआ। सबसे पहले तो हमारा बजट था तो उसका बड़ा असर देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली काफ़ी उठापटक देखने मिली, खासकर यूएस के मार्केट्स में उसका भी बड़ा असर जो है भारतीय बाजारों में देखा गया। सिर्फ यही नहीं, विदेशी निवेशक अगर आप देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते में 5,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली जो है भारतीय बाजारों में कर चुके हैं, तो उसका थोड़ा बहुत असर था। साथ ही साथ भारतीय बाजारों में जो निफ्टी और एफएनओ की कंपनीज है, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आए थे तो उनका इम्पैक्ट भी देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कमोडिटी थी जो काफ़ी फोकस में थी इस पूरे हफ्ते और वो था कच्चा तेल। पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में 3 से 4% के आसपास का उछाल देखने मिला, तो काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट भी देखा गया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों में करीब 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी जो है पूरे हफ्ते में देखने मिली। जाहिर सी बात है मार्केट हल्के होके गए थे तो कहीं ना कहीं बजट के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बाद मार्केट में तेज़ी हुई है। निफ्टी सेंसेक्स में करीब 2.5% के आसपास के गेंस से बैंक निफ्टी 2.5 से 3% भागा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास के गेंस यहाँ देखने मिले। सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई है, एक तो मेटल सेक्टर 6.5%, फार्मा में 4.5%, आईटी में करीब 3.5% के आसपास के गेंस देखने मिले। एफएमसीजी में भी 3.5% के आसपास के गेंस थे, यानी कि डिफेंसिव जो है उन्होंने लीड ली थी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कुछ स्पेसिफिक कंपनी से जहाँ पे प्रेशर देखने मिला, तो ये एक स्पेस था जहाँ पे थोड़ी दबाव था। निफ्टी को टॉप गेनर्स की बात करें तो खासकर फार्मा कंपनीज डीवीज लैब, सन फार्मा में तेजी थी। इसके अलावा टाटा स्टील, एचसीएल टेक, आईटीसी हफ्ते में नतीजे घोषित किए इस कंपनी ने और देखिए पूरे हफ्ते करीब 7-7.5% के आसपास के गेंस थे। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो एनटीपीसी, एमएनएम, यूपीएल, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, ये वो तमाम कंपनी थी जहाँ पे गिरावट देखी गई। वहीं मिड कैप गेनर्स की बात करें तो मास फाइनेंस, नंबर्स आए इस कंपनी के और पूरे हफ्ते में 30% के आसपास की रैली थी। गुजरात फ्लोरो, जीनस पावर, हमने आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च में स्टॉक बताया था और देखिए पूरे हफ्ते में 20 से 25% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में भी हुई है। लूजर्स की बात करें तो यूटीआई एएमसी, एचपीसीएल, नतीजे आए एचपीसीएल के, कमज़ोर थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नतीजे, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। 10-11% की गिरावट। रेडिको खैतान में भी करीब 8-9% के आसपास की गिरावट रही। तो ये हफ्ता जो है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग रहा है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स थे जिनको मार्केट ने पचाया इस पूरे हफ्ते में। ग्लोबली भी और लोकली भी काफ़ी सारे इवेंट्स थे जिनका इम्पैक्ट इस हफ्ते भारतीय बाजारों में देखा गया है। संदीप जी का रुख कर लेते। संदीप जी, आपके लिए बजट का ये हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा। हालांकि गिरावट के साथ ही हम हफ्ते के आखिरी दिन बंद हुए हैं और सोमवार के लिए ट्रेड कौन सा लेकर आए हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहाँ। नहीं, देखिए ये हफ्ता वैसे पॉजिटिवली बंद हुआ और बजट का हफ्ता था। इंडिया का मार्केट्स का सबसे बड़ा हफ्ता मान सकते हैं और ग्लोबली भी काफी एक्शन था और कुछ ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में शुरुआत में अच्छी तेजी हुई तो वो भी एक मार्केट को बजट में जाने के पहले एक बूस्ट दिया और फिर बजट में जिस तरीके से कैपेक्स के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर पुश था तो उसको मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया और उसकी वजह से काफी स्टॉक्स चले भी
और मार्केट्स अच्छे बंद हुए और उसके नेक्स्ट डे भी अच्छी तेजी रही। बट यस, यूरोपियन मार्केट्स वीक है अभी, क्रूड का फैक्टर है, एफआईआई की सेलिंग बरकरार है, फेसबुक का रिजल्ट्स, ये सब को देखते हुए मार्केट्स में आज एक नेगेटिव रुझान देखने को मिला और काफी इंट्राडे वॉलेटिलिटी थी। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि 17,500 550 ये लेवल है जो कि मार्केट बहुत क्लोजली वहां पे वॉच कर रहा है और कहीं ना कहीं वहां सपोर्ट ले रहा है। तो एक बहुत ही कंजेशन वाले जोन में है, 17,300 से 17,500 600 एक रेंज है। फिर उसके बाद 17,800 क्रॉस करता तब मुझे लगता है कि कोई बड़ी तेजी आएगी और नीचे के लेवल पे 17,300 पे सपोर्ट लेता मार्केट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। बाकी अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखे तो 77 पॉइंट डाउन है, तो मेरे हिसाब से मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक तेजी बनी रहेगी और काफी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो कि सपोर्ट पे भी आए हुए हैं, तो वहां पे उनको बाइंग करने की राय दी जा सकती है। जैसा कि मैंने टाटा कम्युनिकेशंस आज एक स्टॉक को देखा तो एफएनओ पिक के तौर पे मैं टाटा कम्युनिकेशन आया हूं जो कि अच्छे हाइज बनाने के बाद करेक्शंस भी दिखाया और अब 1306 के लगभग क्लोज हुआ, 1340 और 50 का टारगेट और 1280 का स्टॉप लॉस। रिस्पॉन्स मिला था एक कंपनी को, तत्व चिंतन फार्मा, तो उसको मैं पोजिशनल कॉल के तौर पे दे रहा हूं जो कि 2595 के लगभग बंद हुआ, 2850 का टारगेट, 2450 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो इंट्राडे खरीदारी टाटा कम्युनिकेशंस में करने की सलाह संदीप जैन की और वहीं तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड में पोजीशन व्यू रखने की सलाह है संदीप जैन की। बातचीत जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से, लेकिन कुछ नतीजों पर कर लेते हैं अब चर्चा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाटा स्टील के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे अच्छे पोस्ट किए हैं कंपनी ने, जरा आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी ने 9,600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और साथ ही आमदनी भी 42,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,780 करोड़ रुपए हो गई है और जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है टाटा स्टील Q3 में वो भी बढ़कर 9,598 करोड़ रुपए पर पोस्ट किया है कंपनी ने। अब टाटा स्टील के नतीजों पर संदीप जी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। नतीजे हम कह सकते हैं अच्छे रहे क्योंकि मुनाफा कंपनी ने अच्छा कमाया है, फिलहाल स्ट्रैटेजी भी बताइएगा क्या रख सकते हैं। देखिए स्टील में काफी माहौल बना हुआ है और एक अच्छी खासी तेजी के बाद स्टॉक्स नीचे भी आए थे स्टील के स्टॉक्स और अब वापस से कंसोलिडेट होके बहुत अच्छे लेवल्स पे है। तो कोई भी पॉजिटिविटी रिजल्ट्स में, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे ही आए, अनुमान के मुताबिक आए हैं और कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि स्टील सेक्टर में रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, तो टाटा स्टील के नतीजे पे मार्केट मुझे लगता है कि थम्स अप देगा। और जिस तरीके से बजट में भी प्रावधान जो किए गए, कैपेक्स पुश है, इन सबको देखते हुए लगता है कि मेटल स्टॉक्स अच्छा कर ही रहे थे और आज तो पूरा दिन मेटल्स का था, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट में परसों कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं खुले और गैप अप से नहीं खुले तो ये लेने का मौका होगा, इस स्टॉक को लेना चाहिए। ट्रेडर्स लोग के लिए अच्छी बेट है और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो टाटा स्टील पे खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं और जिनके पास टाटा स्टील है उनको होल्ड बने रहने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी। टाटा स्टील के अलावा श्री सीमेंट के नतीजे भी सामने आए हैं, लेकिन श्री सीमेंट ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मुनाफा 626 करोड़ रुपए से घटकर 492 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि बाजार को 542 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद थी। हालांकि बिक्री जरूर बढ़ी है और ये 3,309 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,350 करोड़ रुपए हो गई है। श्री सीमेंट ने आज 45 रुपए प्रतिशत डिविडेंड का भी ऐलान किया है। श्री सीमेंट के नतीजों पर आपकी राय संदीप जी, और कोई खास स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए श्री सीमेंट भी टेक्निकली वीक हो रखा है और सीमेंट सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग की रॉ मटेरियल कॉस्ट और उनके मार्जिन पे प्रेशर है, यही एक रीजन है। पिछले बार जब ये लोग 33% के मार्जिन पे थे तो इस बार ओपीएम सिर्फ 23% का, उसकी वजह से टर्नओवर बढ़ते हुए भी इनको कोई फायदा नहीं मिला। और मैं बोलूंगा कि पिछले 5-6 क्वार्टर का सबसे हल्का क्वार्टर रहा है ये प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बाकी खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और मुझे मिड कैप सीमेंट स्टॉक जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है वहां पे ज्यादा भरोसा तो हालांकि श्री सीमेंट पे भी पूरा है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट एक अलग कैटेगरी के प्लेयर्स है। बाकी जो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स है वहां पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं और वैल्यू पिक के तौर पे वहां पे देखा जा सकता है, जैसे कि मैंने डेक्कन सीमेंट है या फिर मैंने अंजनी पोर्टलैंड, मंगलम सीमेंट, स्टार सीमेंट, काफी स्टॉक्स
एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए हैं। सो ओवरऑल जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और कहीं भी कोई गिरावट आती है तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग भी की जा सकती है। तो श्री सीमेंट जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह, और फ्रेश खरीदारी से पहले थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में, ये सलाह संदीप जी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजार में जोरदार पिटाई के बाद अपना फैसला बदल लिया है। दरअसल कंपनी अब डीबी रियल्टी के साथ निवेश नहीं करेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज करार के तहत डीबी रियल्टी के वारंट तो खरीदेगी मगर इसके साथ प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेगी। तो ये बड़ी खबर है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। और हमने ये भी देखा कि लगातार स्टॉक में गिरावट जारी है, 10% भी टूटा है ये स्टॉक, और पिछले 5 महीने का निचला स्तर भी गोदरेज प्रॉपर्टी ने छुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर। और जो अगली खबर है वो है क्रिस वुड से जुड़ी हुई। जेफरीज ने के क्रिस वुड का भारतीय बाजारों पर नजरिया क्या है, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल बताइए। जी, तो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के जो इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड हैं क्रिस वुड, उनकी तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री भारतीय बाज़ारों को लेकर आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो ये मान रहे हैं कि भारतीय बाज़ार जो है वो बुल फेज में है एंड गिरावट में या तो आपको खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने, या फिर आप बाज़ार में जो है बने रह सकते हैं। आगे के लिए जो व्यू है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर बजट 2022 की उन्होंने काफ़ी अच्छे से सराहना की है और ये मान रहे हैं कि बजट में जो कैपेक्स बढ़ाने पर फोकस किया गया है वो काफ़ी बेहतरीन है, और साथ ही सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का विचार है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि हाउसिंग साइकिल के मुकाबले कैपेक्स साइकिल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जिस तरह से बजट में पीएम गति शक्ति योजना के 7 पिलर्स की बात की गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 रिस्क इनको लग रहे हैं लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए, जहाँ पर पहला तो फेड पॉलिसी का एक्शन है और दूसरा बढ़ते कच्चे तेल की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों को थोड़ा सा कंस्ट्रेन करती हुई नजर आ सकती है। बट इन सब के बीच ये मान रहे हैं कि जो सेंसेक्स है वो अगले 5 सालों में 1 लाख का आंकड़ा यानी कि 6 डिजिट के फिगर तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो ये पूरी राय है क्रिस वुड की तरफ से, जो काफी इंटरेस्टिंग है इंडियन मार्केट्स के लिए। एक स्टॉक की यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसकी खबर पर हमने चर्चा की कुछ देर पहले। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार गिरावट जारी है और करीब 10% टूटकर पिछले 5 महीने का निचला स्तर भी स्टॉक ने छू लिया है। सर इस पर स्ट्रैटेजी समझते हैं संदीप जी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में फिलहाल इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? देखिए काफी बड़ी गिरावट आई है और ये न्यूज को मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है, और अब कुछ छोटे क्लैरिफिकेशंस भी आ रहे हैं कि ये लोग प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे। और इस कंपनी की पहले जिन कंपनी के साथ ये लोग अभी जो साझेदारी की जो भी बात कर रहे थे और जो भी उनके यहाँ पे वो लोग निवेश करने की बात कर रहे थे, तो उससे मार्केट शायद काफी मतलब नाराज है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिवली जो रिएक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा ओवर रिएक्शन हो चुका है। बट फिर भी यही कहूंगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह भी देखूं तो कोई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसके मुकाबले जो दूसरे प्रॉपर्टी कंपनीज है वो लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट फिर भी मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है अब वो पैनिक करके निकले नहीं, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत जबरदस्त पेडिग्री है, जबरदस्त काम की है, और बॉम्बे में इंडिया में वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट कंपनीज है। तो मेरे हिसाब से 1400 1450 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे ये सपोर्ट ले सकता है। सो फ्रेश खरीदारी की राय मैं ट्रेडर्स लोग के लिए दे सकता हूं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए, थोड़ी सी चीजों में और क्लैरिटी आने के बाद करें। सो ओवरऑल स्टे पुट, थोड़ा सा धैर्य रखें, ओवर पैनिक नहीं करें। मेरे हिसाब से सपोर्ट ले लेगा कहीं ना कहीं, और ये जो क्लैरिफिकेशन आया है इससे एक बाउंस बैक दे सकता है। बिल्कुल संदीप जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान इस वक्त हमारे साथ है। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका। सोमवार की स्ट्रैटेजी ऑप्शन में कहाँ रखी जाए? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि मार्केट में कुछ फाइनेंस स्टॉक्स में और तेजी बनती हुई दिखेगी, और उसमें हमें लगता है चोला फाइनेंस के जो कॉल ऑप्शन थे 610 के स्ट्राइक प्राइस पे, 610 यानी इन द मनी का कॉल हुआ, लेकिन कॉल्स काफी महंगे, इसके लिए 610 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 57-58 के करीब। टारगेट्स रहेंगे 70 रुपए, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 53 का। साथ ही साथ हमें लगता है कि मेटल्स में तेजी रहेगी, और वहां पे हमें लगता है कि हिंडाल्को के कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं। स्ट्राइक प्राइस है 470 की, और यहाँ पे हमें खरीद 55 रुपए के करीब।
स्टॉप लॉस हमें रखना है 50 रुपीज का, यानी 5 रुपया नीचे, और टारगेट है यहाँ पे 68 से लेकर 70 के। जी बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। संदीप जी, अब आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी जिसको मैंने पहले दिया हुआ है चैनल पे, और वो है विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड। गजब की कंपनी है, और सबसे बढ़िया बात, आज पिगमेंट्स के जो स्टॉक्स थे, कलर डाइज एंड पिगमेंट्स के स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो वैसे लीडर है इस सेगमेंट की, मतलब अगर मिड कैप स्मॉल कैप में देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिस तरीके के फंडामेंटल्स है और जिस तरीके का इस सेगमेंट में फूड कलर्स और इसमें, तो काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रही है। और ये सितंबर का जो क्वार्टर था इनका, दिसंबर के रिजल्ट्स आना बाकी है, हाईएस्ट टॉप लाइन दिया और हाईएस्ट बॉटम लाइन दिया। पिछले 4-5 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, और कैगर देखिए आप, पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर है 33% की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28-29%, नेग्लिजिबल डेट्स 71 करोड़ के डेट्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे। और मैं देख रहा था कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, FIS DIS का हालांकि बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, बट प्रोमोटर्स की 64% है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और आराम से 470-490 का टारगेट ले। बिल्कुल, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पिक रखने की सलाह विधि स्पेशलिटी फूड में संदीप जैन की तरफ से। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।